So now let's starting with the third video on NTP, and we will basically discuss the strategies under NTP. Strategies under NTP. Okay. Firstly, we will see the history of NTP. Actually, NTP पहले नहीं था, पहले NTCP था, फिर RNTCP हुआ, and in 2020 it became NTP. तो एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं, पहले अपन कंट्रोल करना चाह रहे थे नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, फिर हमने बोला अरे थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज्ड नेशनल RTNCP नहीं, सॉरी RNTCP, रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। फिर 2020 में हम लोग जाके हमने बोला अरे यार अब एलिमिनेट करना ही चाहिए, और हमारा टारगेट क्या है एलिमिनेशन का, 2025, यूएन का है 2030, डब्ल्यूएचओ का क्या है 2035, एंड क्राइटेरिया फॉर एलिमिनेशन आई हैव डिस्कस्ड। So, in actually in NTCP, we were most focused upon increased TB detection. In RNTCP, dots were introduced, and then NTEP new strategies like population-based screening is done. So we will see what is this. So earlier in NTCP, we were doing passive case finding. Okay, what do you mean by passive case finding? Passive case finding means कि जो आदमी आ रहा था सिम्टम्स लेके, हमने देखा कि उसको टीबी है या नहीं है, हमने कुछ अपने आप से नहीं किया, जो आया उसको देखा कि टीबी है या नहीं है, तो पैसिव केस फाइंडिंग। ठीक है, फिर हम उससे आगे बढ़े इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग। यही मतलब ये रिवीजन हुआ एक तरह से कि इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग मीन हमने अब अपने थोड़े एफर्ट्स बढ़ाए। क्या बढ़ाए? हमने बोला कि वी विल स्क्रीन टीबी इन पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटीज। ओके, तो हमने अपना एफर्ट बढ़ाया, लेकिन इतना भी काम वो नहीं था, हम एक और लेवल पे गए। हमने बोला हम एक्टिव केस फाइंडिंग करेंगे। एक्टिव केस फाइंडिंग अभी तक एनटीपी नहीं आया, बिकॉज ये 2017 में हुआ था, एनटीपी 2020 में आया था। ठीक है, सो इन एक्टिव केस फाइंडिंग हमने बोला हम एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, कि अब तो भाई हम क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे टीबी को इन हाई रिस्क ग्रुप। हमने हाई रिस्क ग्रुप डिफाइन किए, और हम कहीं अब हमने हाई रिस्क ग्रुप में टीबी को स्क्रीन करने लगा एक्टिवली जाके। लेकिन हम एक और स्टेप आगे गए, हमने बोला अब तो एलिमिनेट करना है तो पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। मतलब डोर पे जा जाके कि नॉक नॉक नॉक, डू यू हैव टीबी, नॉक नॉक नॉक, डू यू हैव फीवर, कफ, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स मोर देन 2 वीक्स। उसने बोला यस, तो चलो चलो स्पुटम दो। ठीक है, so we will do like this, and this was introduced first time in NTP, and it was first started in Himachal Pradesh. That is important. So that is population based screening. And so we talked about high risk group here, high risk group. Now, what are the high risk group? High risk group are based on three categories. That is clinical basis, social basis, and geographical basis. क्लिनिकल बेसिस मतलब क्लिनिकली हम लोग जो डिसाइड करते हैं, स्मोकर्स तो होंगे ही, एचआईवी तो कहीं जाएगा ही नहीं। कोमॉर्बिडिटीज के पेशेंट, कोमॉर्बिडिटीज मीन्स डायबिटीज हो गया, उसको मेलिग्नेंसी, एंड डायलिसिस पेशेंट, immunotherapy patient, okay, healthcare workers, obviously, healthcare workers, household contact, past history of TB, antenatal mothers, okay. In social basis, we have prisoners, we have occupational workers, like those who are working in mines, coal, glass, and glass industry, cotton mill, rice mill. Okay, on geographical
basis we have urban slums, sorry, urban slums, okay, tribal populations. Okay, so these are the high risk group. I hope you have understood this passive case finding, and then we intensified it, and then we increased our involvement to active case finding, and now we increased our involvement to such a level that we are doing population based screening. Okay, so अब हमें हमने स्क्रीनिंग वगैरह इन सब किया, तो इन सबको प्रमोट करने के लिए भी तो कुछ इंसेंटिव्स होने चाहिए ना, कि ताकि पेशेंट मतलब जो ये सब काम कर रहा है उसको अच्छा लगे कि हाँ मैं ये सब काम कर रहा हूँ. सो incentives under NTEP. फर्स्ट इंसेंटिव, जो पेशेंट को ट्रीट करेगा उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए. आप डॉक्टर हो तो ट्रीट करने के लिए वो इंसेंटिव देंगे ना. हाँ, तो सबसे पहले ठीक है, हम वो छोड़ते हैं. सबसे पहले पेशेंट को इंसेंटिव मिलना चाहिए. जो नहीं, उससे भी पहले चलो मैं आपको एक इजी वे में समझाता हूँ. देखो, कोई पेशेंट किसी ने नोटिफाई किया कि यहाँ पे कोई केस है, ठीक है. अब पर्सन नोटिफाइड एंड ऑल्सो नोटिफाइड इट्स आउटकम, दोनों नोटिफाई करना है. अगर किसी ने हमें ये नोटिफाई किया कि यहाँ पे पेशेंट है टीबी का, एंड आउटकम भी नोटिफाई किया, तो उसको हम कितना रुपए देते हैं? 500 रुपये देते हैं, ठीक है. अब इसके बाद नोटिफाई करने के बाद उस पेशेंट को भी पैसा देना पड़ेगा, तो उस पेशेंट को हम कितना पैसा देते हैं? 500 रुपये देते हैं पर मंथ. अंडर विच स्कीम? दैट इज इम्पोर्टेंट. निक्षय पोषण योजना, ठीक है. अब पेशेंट को मिल गया. अब प्रॉब्लम ये है, जो डॉक्टर है उसको भी देना पड़ेगा ना. तो जो डॉक्टर है, डॉक्टर को हम कितना देते हैं? 1000 रुपये ईच केस, एंड 5,000 रुपये ईच केस. 1000 रुपीज कब देते हैं? जब ड्रग सेंसिटिव टीबी केस को वो ट्रीट कर रहा है, और 5000 जब वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केस को वो ट्रीट कर रहा है, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है कि ट्राइबल एरिया, ट्राइबल प्लेसेस आर हाई रिस्क ग्रुप, सो उनको हमें लाना पड़ेगा. तो इसलिए हमने बोला, अगर कोई हमें नोटिफाई करता है फ्रॉम ट्राइबल एरिया, if a person notify about TB from tribal area, then we will give him or her 750 rupees. Okay, these are the incentives. Actually, remember, Nikshay is for NTEP. Nikshay is for NTEP. Nikusht is for leprosy. Okay, so and there is another scheme, that is PM TB Mukt Bharat अभियान. टीएमटीबी मुक्त भारत अभियान, इसके अंडर एक स्कीम आती है, दैट इज निक्षय मित्र योजना. मतलब जो निक्षय मतलब टीबी, तो मित्र मतलब फ्रेंड, तो टीबी के जो पेशेंट है उसको अपना फ्रेंड बना लो, मतलब उसको अडॉप्ट कर लो. फिर जो आप चीजें करो, मतलब जो पैसे दोगे उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो सब आपका होगा, क्योंकि आपने उसको अडॉप्ट किया है. तो इसलिए इसका नाम है अडॉप्ट टीबी पेशेंट्स. ओके, निक्षय मित्र योजना, इसे कंफ्यूज मत करना विद निक्षय पोषण योजना. ओके, नाउ दिस इज नंबर वन. सो we are discussing the strategy. So this is first strategy. First strategy is intensified case early detection and treatment. Treatment we have studied. So early detection like this. This is the second. We are giving the incentives. Now we are moving towards the third, that is IT enabled HMIS. Sorry, what do you mean by HMIS? Health Management Information System. Health Management Information System. So in this we have, I told you, Nikshay, we have 99 dots, and we have MERM boxes which are under trial. So what is Nikshay? Nikshay एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, इसमें सब कुछ मिलता है. आपको टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज है, हम आगे देखेंगे. 30 डेज के अंदर नोटिफाई करना होता है कि आपने कोई टीबी का केस डिटेक्ट किया, और उसकी सारी डिटेल्स यू हैव टू फिल इन दिस ऐप, and you will get every damn information in this app. You can download and see about every drug, everything, and patient will get his information, like when to take drugs, and doctor will get he has taken drug or not, like this.
So what is 99 dots? What is the full form of dots? Directly observed short course treatment. Treatment short course. Sorry. Treatment शॉर्ट कोर्स ओके सो पहले डॉट्स होता था डॉट्स में क्या करते थे कि हम पेशेंट को हर ऑल्टरनेट डे बुलाते थे ऑल्टरनेट डे रजीम देते थे अब तो आपको पता है डेली रजीम देते हैं 2 HRZD 4 HRE पहले ऑल्टरनेट रजीम देते थे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड सैटरडे फ्राइडे patient will come and will take the drugs but now we started doing 99 dots what does it mean there is a jacket this is the image there is a jacket like this is the jacket and in this jacket I think you can see this is the NTP logo I have seen you I shown this okay this NTP logo and this has a specific code and barcode and this barcode is specific for every patient and this and we feed on the in the Niksha app that we have given this barcode jacket to a patient. We'll name this. Okay. And इसके अंदर हमें ड्रग्स डाल देते हैं एंड ये ड्रग्स इसके साथ ऐसे फिट हो जाती है पीछे इसके पीछे ड्रग इसके ऊपर ये ड्रग इसके ऊपर ऐसे ऐसे सारी ड्रग्स ये ऐसे बना होता है ठीक है अब मैंने आपको बताया था 2 HRZE एंड 4 HRE अब इसमें HRZ की एक टैबलेट होती है ई की अलग से टैबलेट होती है ठीक है तो पेशेंट दो टैबलेट लेगा तो इसने HRZ ली फिर इसने ई ली अब क्या होता है जब वो ई की टैबलेट तोड़ेगा तो देयर इज अ नंबर बिहाइंड इट मोबाइल नंबर बिहाइंड इट एंड ही शी हैव टू गिव अ मिस कॉल ऑन दिस नंबर ओके तो यहाँ मिस कॉल देगा फिर डॉक्टर के पास निक्शा ऐप में रेड से ग्रीन हो जाएगा और पेशेंट को के पास भी वो रिमाइंडर चला जाएगा कि आपने डोज ले ली है ठीक है सो यहाँ उसने एक ली फिर यहाँ पे ये ली फिर अगले दिन फिर से मिस कॉल देगा फिर एक ली फिर इससे मिस कॉल देगा तो हर ऑल्टरनेट पे एक मोबाइल नंबर मेंशन होता है उस पर मिस कॉल देना है ऐसे करके हम फिर पता लगा लेते हैं कि वो पेशेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है फॉलो ट्रीटमेंट को अब प्रॉब्लम क्या होती है अगर वो मिस कॉल नहीं देता है तो इसका एक वो होता है कि अगर वो मिस कॉल नहीं देता है तो उसको ऑटोमेटिक रिमाइंडर कॉल जाता है लेकिन अगर वो एक हफ्ते तक मिस कॉल नहीं दे रहा है तो कॉल फ्रॉम टीबी सेंटर जाता है और हम वो कैसे करते हैं उसकी आईपी एड्रेस से डिटेक्ट कर लेते हैं उसके आसपास का टीबी सेंटर से कॉल जाता है या तो पर्सन भी जाता है आशा वर्कर जाती है कि आप दवाई क्यों नहीं ले रहे हो लेकिन अगर 1 मंथ से ज़्यादा मिस कॉल नहीं आता है तो एफआईआर कर दी जाती है और पुलिस जाती है क्योंकि लोग पुलिस से डर जाते हैं तो इसलिए फिर पुलिस वो करती है अब देखो इस इमेज में दिख रहा है ये टूटा हुआ है स्टार्ट यहाँ से जैसे इसने तोड़ा ये ड्रग निकालेगा और इसके पीछे नंबर लिखा हुआ है ठीक है समझ आया अब व्हाट आर MERM बॉक्सेस आर अंडर ट्रायल दीज आर लाइक दिस कि ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने गोली गायब है मतलब यहाँ से किसी ने गोली ले ली है और अगर वो गोली बंदा नहीं लेगा तो ये बॉक्सेस आवाज करते रहते हैं दे गिव नोटिफिकेशन इन द फोन और ये तभी स्टॉप होंगे जब आप गोली ले लेते हो ठीक है तो इसलिए अभी अंडर ट्रायल है एंड दिस इज द third strategy. Now, fourth strategy is giving prophylaxis to TB, that is TPT. And who are the beneficiaries? Beneficiaries are all PLHIV, people living with HIV. Not मतलब ये नहीं कि किसी को HIV है तो उसके साथ रहने वाले लोग नहीं उस पर्सन को HIV है उसकी बात कर रहे हैं पर्सन लिविंग विद HIV पीपल लिविंग विद HIV जो HIV के साथ रह रहे हैं जिनको HIV है all people living with HIV more than 1 year age. Okay, all children living with HIV less than 1 year age plus that is important contact TB contact should be present. All household contact more than 5 year age. All household contact less than 5 year age plus contact should be there. No, sorry all household contact less than 5 year age and all household contact more than 5 year age but in more than 5 year age first rule out TB infections actually you write it as one because we rule out infection in both so all household contact should get the TB prophylaxis, but first TB infection should be ruled out. Okay, and all high risk group. Sorry, high risk
groups. We have seen clinical basis, social basis and geographical basis. So but the important thing is इन सब में हमें पहले टीबी इन्फेक्शन टेस्टिंग करनी है. अगर टीबी प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट, तो एटीटी स्टार्ट करो. अगर नहीं है देन स्टार्ट विद टीपीटी, देन गिव टीपीटी. ओके, सो पहले टीबी इन्फेक्शन के लिए टेस्ट करेंगे, दैट इज टेस्ट बाय सीबी नेट, ट्यूबरक्यूलिन सेंसिटिविटी टेस्ट एंड चेस्ट टेस्ट. ओ सॉरी, सीबी नेट नहीं, इग्रा इग्रा इग्रा, इंटरफेरॉन गामा रिलेटेड ऐसे. Okay, so what is the TPT regime? TPT means thyroid prophylaxis regime. First, we will see whether it is resistant TB or it is drug sensitive TB. If it is drug sensitive TB, then we will give, then we will first see whether it is rifampicin sensitive or rifampicin resistant. If it is rifampicin resistant, then we will give 6 months of levofloxacin. Okay, if it is rifampicin sensitive, then we will give 4 months of rifampicin, obviously. Okay, and dose will be 10 mg per kg per day, 10 mg per kg per day in age more than 10 years. In age less than 10 years, it will be 15 mg per kg per day. Okay, if drug resist, sorry, उल्टा हो गया. This is for drug resistant TB. Now discuss for drug sensitive TB. For drug sensitive TB, we have two regimes. Two regimes is 6H or 3HR. 6H is for 6 months isoniazid given. For 3 months isoniazid plus rifampicin, not rifampicin. It's rifampicin गिवन. एंड इन दोनों के साथ हम क्या देंगे, मतलब जहां भी आइसोनियाजिड है वी ऑलवेज गिव पायरिडॉक्सिन. पायरिडॉक्सिन गिवन फॉर इंक्रीज्ड एक्शन एंड द डोज विल बी 10 mg per kg, oh sorry, 10 mg per day, 25 mg per day, 50 mg per day. 10 mg per day in children, 25 mg per day in adults and 50 mg per day in PL-HIVs, people living with HIV. Okay, so now we will see the last part, that is the no, not the last part. We will see the another strategy, that is BMW handling. Fourth, fifth, BMW handling. In BMW handling, what we will do, हम देखो स्पूटम को डिसइंफेक्ट करना है. पहले चीजों को डिसइंफेक्ट करते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं. तो फॉर स्पूटम डिसइंफेक्शन वी विल यूज 5% क्रिसॉल or phenol for 24 hours, oh sorry, 12 hours, or we can burn it. burn it जब आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. for slight disinfection we will use autoclave at 121 degree C, 50 mmHg pressure for 15 minutes. ओके, उसके बाद फिर गाइडलाइंस जो आपने BMW चैप्टर में मेरी वीडियो देखी होगी, उस हिसाब से इसको डिस्कार्ड कर देंगे. अब हम सिक्स्थ स्ट्रेटेजी क्या है, improving research in TB. For research, we have going on an IXTB trial. दिए रटना ही पड़ेगा. फॉर बीपाल regime, हमने पढ़ी है बीपाल regime, बेडाक्विलिन, प्रोटामिनेड एंड लेनेजोलिड. टीबी चैम्प for testing levofloxacin, for testing levofloxacin. Phoenix for testing delamanid, sorry, delamanid. Trace TB project for using AI for TB elimination. AI for TB elimination. Okay, in now seventh is public partner relationship. Public
partner relationships. I think this is asked in your INICET. JEET, okay. Project Eco for improving training of healthcare workers. For improving health HCW healthcare workers training. Okay. SHIS for funding Saksham by Tata Institute. Okay. Nish Nishtha for integrating. Sorry. Nishtha, it is for integrating health and wellness center with NTP. Okay. And there is National TB Sampark. National TB Sampark helpline. I know it is very boring, but याद करना पड़ेगा यार. 1800 111 6666. Okay. Seventh. Now we will see for eighth. Eighth is infection control. इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत इजी है. देखो देखो चार सिचुएशन है. ये दोनों एक सिचुएशन मानो, ये दोनों एक सिचुएशन मानो. So this is the door, this is the window. The direction of ventilation is this. These are the patient, this is the doctor. ठीक है. पिंक में जहाँ भी है वो पेशेंट होगा, ब्लैक से जो भी है वो डॉक्टर होगा. सो डॉक्टर इज सिटिंग इन द लाइन ऑफ द वेंटिलेशन. सो जो भी ये पेशेंट से कफ एरोसॉल्स ये सब आएंगे वो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो सकता है. सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया टू मेक द ओपीडी. Okay, this should be not the orientation of the PD. Now this is the line of ventilation and doctor is not falling in the line of ventilation. So जो भी ये लोग aerosols वगैरह होंगे विंडो से बाहर चले जाएंगे. डॉक्टर इज सेफ. दिस इज ओके. लेट मी शो दी ventilation. Ventilation, same air ventilation, same air ventilation. So this is the ward. So in ward patients are lying parallel to the line of ventilation. This is good because their aerosols will be taken away. If they are lying perpendicular, then their aerosols will be stuck here and some will be taken. So mark this. This is good. This is not good. This is infection control only. Okay. Now some other line. TB notification. I said you notification. I said you TB is a notifiable disease. It should be notifiable within 30 days. And 10th is new surveillance programs. Surveillance programs are running for see as a strategy ताकि हमें देख पाए कितने लोगों को वो सब मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है. So there is bi-directional screening of TB. लाइक जो कोविड-19 पेशेंट है उनको टीबी के लिए स्क्रीन किया जाता है एंड जो टीबी है उनको कोविड-19 के लिए स्क्रीन किया जाता है. और इसमें क्या होता है DT3, that is difficult to treat TB center, difficult to treat TB centers. ये रटना ही है. ये दो चीजें आती हैं. अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है इसमें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ टीबी. ठीक है. मान लो हमने कोई पेशेंट लिया था, जो पेशेंट को हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट पे. ठीक है. अब वो पेशेंट ने क्या किया, फुल ट्रीटमेंट लिया, फुल ट्रीटमेंट टेकन. ठीक है. फिर हमने उसके बाद उसका स्पूटम टेस्ट किया और उस स्पूटम नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे पेशेंट इज क्योर्ड. ठीक है. अब हमने दूसरा किया, उसका स्पूटम स्पूटम रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है, स्पूटम रिपोर्ट नॉट अवेलेबल, सो हम उसको बोलेंगे कंप्लीटेड ट्रीटमेंट. समझे. क्योर्ड एंड कंप्लीटेड ट्रीटमेंट आर डिफरेंट. और फुल ट्रीटमेंट के बाद भी वो स्पूटम पॉजिटिव आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट. ऑब्वियसली फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट. अब मान लो उसने फुल ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसने क्या किया, एटीटी ली फॉर मोर देन 4 वीक एंड उसने फिर छोड़ दी एटीटी फॉर मोर देन 4 वीक कॉन्जिक्यूटिवली. ओके. तो अब क्या होगा, हम उसको बोलेंगे लॉस टू फॉलो अप. ठीक है.
और अगर अगर ये लॉस टू फॉलोअप वाला पेशेंट वापस आता है, कम्स बैक, तो हम उसको बोलेंगे रिटर्न आफ्टर लॉस टू फॉलोअप। ओके, नाउ देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी। उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ही इज स्पूटम पॉजिटिव एट 5th month, not week. I thought it's a week. Okay, so sputum positive at 5th week or earlier sputum negative. Oh, sorry, sputum negative, but now स्पूटम पॉजिटिव, मतलब हमने 5th मंथ पे स्पूटम किया उसका टेस्ट तो स्पूटम पॉजिटिव आया, या क्योंकि हमने देखा था यार, क्योंकि इन्फेक्टिव जो होता है ना वो 48 आवर्स के बाद ही बंद हो जाता है, वो इन्फेक्शन कॉज करना बंद कर देता है, और विद इन 3 वीक्स के बाद तो कम्प्लीटली 99% तक कम हो जाता है बैक्टीरियल लोड। तो अगर 5th मंथ में भी स्पूटम पॉजिटिव है, या पहले वो स्पूटम नेगेटिव था अब वो स्पूटम पॉजिटिव है, तो तब भी वो फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट ही होगा। अब हुआ क्या कि हमने फुल ट्रीटमेंट लिया, फुल ट्रीटमेंट के बाद वो तुरंत नहीं, फुल ट्रीटमेंट के बाद कभी भी उसके कितने दिनों बाद भी वो स्पूटम पॉजिटिव आ गया। ये था तुरंत फुल ट्रीटमेंट लिया, उसके तुरंत बाद स्पूटम पॉजिटिव आ गया, खत्म, फेलियर। बाद में स्पूटम पॉजिटिव आता है, देन इट इज रिकरेंट, मतलब रिकरेंट टीबी। फुल ट्रीटमेंट लिया था, क्योर हो गया था, क्योर के बाद में जाके स्पूटम पॉजिटिव आया, तब रिकरेंट टीबी आया। सो आपको ये समझ आया क्या? रिकरेंट टीबी एक डेफिनेशन हो गई, क्योर टीबी एक डेफिनेशन हो गई, कंप्लीटेड ट्रीटमेंट एक डेफिनेशन हो गई, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट एक डेफिनेशन हो गई, लॉस टू फॉलोअप हो गया, रिटर्न आफ्टर लॉस टू फॉलोअप हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। व्हाट इज क्योर्ड, मतलब उसने फुल ट्रीटमेंट भी लिया, स्पूटम नेगेटिव भी आ गया, स्पूटम रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो कंप्लीटेड ट्रीटमेंट, स्पूटम पॉजिटिव आ गया फुल ट्रीटमेंट के बाद, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन स्पूटम नेगेटिव आया था, फिर उसके बाद स्पूटम पॉजिटिव आ गया बाद में, तो रिकरेंट टीबी। अब 5th मंथ पे पॉजिटिव आ गया, अर्लियर स्पूटम नेगेटिव बट नाउ स्पूटम पॉजिटिव, तो फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। 4 हफ्ते से ज्यादा एटीटी ली, फिर छोड़ दी फॉर मोर देन 4 वीक्स कॉन्जिक्यूटिवली, लॉस टू फॉलो, वापिस आया तो रिटर्न आफ्टर लॉस टू फॉलो। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन बोरिंग भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है सीटीडी, सेंट्रल टीबी डिवीजन, फिर होता है स्टेट टीबी सेल, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट टीबी सेल, फिर होता है ट्यूबर टीबी यूनिट, फिर होता है टीडीसी, दैट इज टीबी डिटेक्शन सेंटर्स और कॉमा डॉट सेंटर। ठीक है, टीबी डिटेक्शन सेंटर्स कॉमा डॉट सेंटर्स, ओके, डिटेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आप सोचो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स होंगे, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन होंगे। अब लैब टेक्नीशियन ही है तो उनका हेड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो होता है STLS, दैट इज सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर, सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है MO होता है, और क्या होता है यहाँ पे STS होता है, सीनियर, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स हैं तो यहाँ पे इनके भी सीनियर होंगे, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। ओके, DTC पे क्या होता है, DTO डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, STC पे क्या होता है, स्टेट टीबी ऑफिसर। यहाँ क्या होता है, DGTB, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ टीबी प्रोग्राम। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ टीबी प्रोग्राम। और हर उसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, हर प्रोग्राम में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। TU जहाँ भी MO होता है सबसे ज्यादा मोस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। अब होता क्या है कि जो लैब टेक्नीशियन है वो स्लाइड्स बनाता है टीबी की, और जेनन स्टेनिंग वगैरह करता है, और फिर बताता है कि हमने वो क्राइटेरिया पढ़ा था हाई पावर फील्ड वाला, 1 लेंथ = 2 सेंटीमीटर = 100 हाई पावर फील्ड, और फिर वो स्लाइड को डिसइंफेक्ट करने का भी वो पढ़ा। तो जो स्लाइड है वो रैंडमली 10% स्लाइड्स को चेक करता है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ओ सॉरी सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर, फिर वो उनको उसकी 10% को DTO, ऐसे सब चेक करते रहते हैं एक दूसरे की स्लाइड्स, और फिर ये पता चलता रहता है कि वो कैसे चल रहा है, प्रोग्राम ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ओके, नाउ मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स, 2 लाइन बोलूंगा इसके लिए बस मैं। मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स, फॉर मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स वी हैव क्योर रेट,
and percentage age of people given chemoprophylaxis. Okay, and also notification rate. तो जितना ज़्यादा आप नोटिफ़ाई करोगे तो पता चलेगा ना कि यार हाँ मॉनिटर हो रहा है अच्छे से। हमने जो सोचा था कि हम ज़्यादा डायग्नोस करेंगे वो हो रहा है। क्योर रेट बढ़ रहा है, मतलब क्योर की डेफिनेशन आपने पढ़ी, मतलब लोग ट्रीट भी हो रहे हैं, स्पूटम नेगेटिव भी आ रहे हैं और पूरा ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, मतलब हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। परसेंटेज ऑफ एज पीपल गिवन कीमो, दिस इज प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस, डोंट फॉरगेट दिस इज प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस. Chemoprophylaxis is always primary prophylaxis. Actually, it can be primary and secondary. And primary prophylaxis means that risk factor are present. Primary prophylaxis means कि हमें लगता है कि उसको डिजीज हो सकती है, रिस्क फैक्टर है, तो इसलिए हम दे रहे हैं. तो इट्स अ प्राइमरी प्रिवेंशन, इट्स नॉट अ सेकेंडरी प्रिवेंशन. इफ वी आर गिविंग सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस, दैट इज उसको डिजीज है और हम चाह रहे हैं कि वो अब दोबारा ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो वो अगर दे रहे हैं देन इट इज सेकेंडरी, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी प्रिवेंशन. ठीक है, सो दीज आर द मॉनिटरिंग इंडिकेटर. So with this, we end our NTP discussion. NTP is very important, and the next video will be revision video.